यस, इस प्रकार संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद ने यह दोहराया कि सिविल प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत को लागू है, सिवाय कतिपय विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों के पाए। चूंकि यह बात संपूर्ण भारत के बारे में दोहराई गई थी, सिवाय संशोधित उपधारा 3 में कतिपय विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों के पाई, अतः तद द्वारा सिक्किम राज्य अपवर्जित नहीं किया गया था और संहिता निसंदेह रूप से उस राज्य में लागू हो गई थी पाई। यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड ढ के अधीन राष्ट्रपति ने तारीख 16/10/1982 को एक अधिसूचना जारी की, जो सिक्किम सरकार के राजपत्र असाधारण में 10 फरवरी 1983 को प्रकाशित हुई पाई। ऐसा निसंदेह इस भ्रम के कारण हुआ था कि संहिता सिक्किम में प्रवृत्त नहीं हुई थी, यद्यपि संहिता 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा 1 फरवरी 1977 से प्रभावी हो चुकी थी पाई। अधिसूचना में उपबंधित था कि संहिता ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करके नियत करे, किंतु ऐसी कोई तारीख कभी भी अधिसूचित नहीं की गई पाई। अतः 16/10/1982 को अधिसूचना अप्रभावी और महत्वहीन बनी रही। यदि वह तारीख अधिसूचित कर दी गई होती तो यह स्पष्ट है कि तारीख 16/10/1982 के बाद की ही होगी, जो इस तथ्यात्मक स्थिति से असंगत है कि संहिता पहले ही 1 फरवरी 1977 से प्रभावी हो चुकी थी पाई। पैरा, इससे अनावश्यक भ्रम पैदा हुआ है पाई। अब सही विधिक स्थिति यह है कि जहाँ तक सिक्किम राज्य का संबंध है, 1976 का संशोधन अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता को सिक्किम राज्य तक विस्तारित करता है और उसमें किए गए संशोधन भी इसमें सम्मिलित हैं पाई। अतः यह अभी निर्धारित करना ही होगा कि आज की तारीख तक यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता सिक्किम राज्य में लागू है पाई। पैरा, पिटीशन के चालू बने रहने के बारे में उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने की शक्ति है केवल उस स्थिति में जब उसे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कै ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसे विधि के द्वारा निहित नहीं की गई, या ख निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या ग अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से प्रयोग करके कार्य किया है पाई। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने DLF हाउसिंग कंपनी बनाम स्वरूप सिंह वाले मामले में मत व्यक्त किया कि यह स्थिति पक्के तौर पर स्थापित हो चुकी है कि धारा 115 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय तथ्य संबंधी गलतियों को ठीक करने के लिए सक्षम नहीं है पाई, भले ही वे कितनी भी गंभीर क्यों न हों, या विधि की गलतियों को भी, जब तक कि उक्त गलतियों का संबंध विचारित किए जाने वाले विवाद से ही न हो और जो न्यायालय की अधिकारिता से ही संबंधित न हो, उच्च न्यायालय उन्हें ठीक करने के लिए सक्षम नहीं है पाई। अवैध रूप से और तात्विक अनियमितताओं सहित शब्दों जो खंड ग में प्रयुक्त हुए हैं के अंतर्गत तथ्य संबंधी गलतियां या विधि की गलतियां नहीं आती हैं पाई। उनमें निकाले गए विनिश्चय के प्रति निर्देश नहीं होता है, किंतु उस रीति के प्रति ही निर्देश होता है जिसमें उस विनिश्चय तक पहुंचा गया है पाई।
इस खंड द्वारा अनुज्ञात गलतियां या तो विधि के किसी उपबंध के बारे में भ्रम के कारण हो सकती हैं या प्रक्रिया से संबंधित तात्विक खामियों से संबंधित हो सकती हैं, जिनसे कि अंततः विनिश्चय ही प्रभावित हो जाए और इनका संबंध तथ्य या विधि की गलतियों से नहीं होता है, जबकि विहित अरूपिकताओं का अनुपालन कर दिया गया हो पाए। प्रस्तुत मामले में पिटिशनरों की परिवेदना यह है कि 1983 के अधिनियम को विद्वान जिला न्यायाधीश ने वर्ष 1979 में संस्थित एक मामले में भूतलक्षी रूप से लागू किया था और चूंकि विद्वान काउंसिल के मतानुसार अधिनियम भूतलक्षी रूप से प्रवर्तित नहीं किया गया था पाई, अतः विद्वान जिला न्यायाधीश ने गलती की है जिसे इस न्यायालय द्वारा सुधारा जाना चाहिए पाई, भले ही पिटिशनरों की ओर से दी गई दलील सही हो, किंतु वह विधि की एक गलती मात्र ही थी जिसको ठीक करने के लिए पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता पाई। धारा 115 के खंड क और ख को सीधे साधे रूप में पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके अंतर्गत प्रस्तुत मामला नहीं आता है पाई। चूंकि विद्वान जिला न्यायाधीश को इस प्रश्न का विनिश्चय करने की निसंदेह अधिकारिता थी कि क्या ऊपर वर्णित अधिनियम प्रस्तुत मामले को लागू होता था, न्यायालय द्वारा अधिकारिता का प्रयोग करने की रीति में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है और इस प्रकार मामला खंड ग के अधीन भी नहीं आता है पाई। विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि जब एक बार विद्वान जिला न्यायाधीश वादियों को दावा किए गए अनुतोषों के मूल्यांकन के लिए आधार बतलाने का निर्देश दे चुका था तो उस आदेश के अनुपालन का अधीत्यजन करने का उसे अधिकार नहीं था तथा वह यह भी अभी निर्धारित नहीं कर सकता था कि वादियों द्वारा किया गया मूल्यांकन सही था, क्योंकि यह कार्य तारीख 26/12/83 के आक्षेपित आदेश के द्वारा किया गया था पाई। यह कार्य विद्वान जिला न्यायाधीश के पूर्ववर्ती आदेश के पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की कोटि का था, जिसे करने की उसे कोई शक्ति नहीं थी पाई। यह स्पष्ट है कि तारीख 14 जून 1982 के आदेश द्वारा पक्षकारों के बीच के किसी विवाद का विनिश्चय नहीं किया गया था और वह केवल इस निष्कर्ष को समझने के लिए कदम था कि क्या वादियों द्वारा किए गए मूल्यांकन सही थे पाई। जब वादियों की माता ने एक शपथ पत्र फाइल किया कि 1983 के अधिनियम के अनुसार कोई न्यायालय फीस संदेह नहीं थी और वादियों की वार्षिक आय 25,000 रुपये से कम थी, तो न्यायालय का उस प्रश्न का विनिश्चय करने का कर्तव्य था और जब न्यायालय उस विनिश्चय पर पहुंचा कि वादियों द्वारा कोई न्यायालय फीस संदेह नहीं थी, तो न्यायालय के पास मामले को समाप्त मानने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था पाई। पिटिशनरों की ओर से दी गई इस दलील में कोई सार नहीं है कि जब तारीख 14 जून 1982 का आदेश एक बार पारित कर दिया गया तो तत्पश्चात जो भी घटनाएं घटित हुई हों, उक्त आदेश के अनुपालन पर जोर दिया ही जाना चाहिए था पाई। स्टॉप।